हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी ग्लॉसरी, यानी अकाउंटिंग सब्जेक्ट का डिक्शनरी। ये चैप्टर जो इंस्टीट्यूट ने बनाया है ये अकाउंटिंग का डिक्शनरी है, यानी कि अकाउंट्स में यूज़ होने वाले जितने भी टर्म्स हैं उन सब का डेफिनेशन इस चैप्टर में दिया गया है। और हम लोगों ने अभी तक कवर कर लिया है फिक्स्ड कॉस्ट तक का डेफिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी कि ABCDE कवर हो गया है, F चल रहा है हम लोग का। तो F में हमारा जो आज का टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है वो है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट नाम सुना सुना लग रहा होगा आप लोग को। अगर आपका बैंक अकाउंट है या आपके घर में किसी का भी बैंक अकाउंट है तो आपने ये टर्म ज़रूर सुना होगा, फिक्स्ड डिपॉजिट। देखिए, फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक में होता है, बैंक जहां हम लोग पैसा जमा करते हैं। तो बैंक में दो तरह के मेनली अकाउंट्स होते हैं, एक सेविंग अकाउंट और एक फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। सेविंग अकाउंट वो होता है जिसमें हम लोग रेगुलरली पैसा जमा करते हैं और वहां से पैसा निकालते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। कभी भी मन किया जमा कर दिया, कभी भी मन किया निकाल लिया, उसको बोलते हैं सेविंग अकाउंट। और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है, ये एक टाइम लिमिट के लिए फिक्स हो जाता है। आप डिसाइड करते हो टाइम लिमिट कि मुझे कितने टाइम लिमिट के लिए पैसा को फिक्स करना है। बैंक का एक मिनिमम टाइम लिमिट होता है, अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने जाओगे तो एक मिनिमम टाइम लिमिट देंगे कि कम से कम इतने टाइम पीरियड के लिए, कि या मान लीजिए 1 साल के लिए, तो 1 साल कम से कम आप 1 साल के लिए डिपॉजिट कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल 6 साल जितना भी टाइम लिमिट वो आपको देंगे। उस टाइम लिमिट में से कोई एक टाइम लिमिट चुन करके आप उस टाइम पीरियड के लिए अपना पैसा अकाउंट में डाल देते हो, उसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में डिफरेंस क्या है? सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में डिफरेंस ये है कि सेविंग अकाउंट में पैसा कोई टाइम पीरियड के लिए फिक्स करके जमा नहीं किया जाता है, कभी भी डालते हैं कभी भी निकालते हैं। और फिक्स डिपॉजिट में एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए हम लोग पैसा जमा कर देते हैं। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि सेविंग अकाउंट में लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और ये लो रेट वैरी करते रहता है, कभी 1.5%, कभी 2%, कभी 2.5%, इस तरह से वैरी करते रहता है। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है, और सेविंग अकाउंट के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। जैसे सेविंग अकाउंट में 1.5-2% मिलता है, फिक्स डिपॉजिट में आज के डेट में 4-4.5% मिलता है। कुछ कुछ बैंक शायद 5% भी दे रहे हैं। और तो इस तरह से आपका सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट में ये बेसिकली डिफरेंस है। फिक्स डिपॉजिट का पैसा 3-4 साल 5 साल के लिए फिक्स हो जाता है, तो इसका मतलब क्या आप उसको निकाल नहीं सकते हो 3-4 साल 5 साल पहले? देखिए, ऐसा नहीं है। आपने भले ही 3 साल के लिए मान लो फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा कर दिया, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ा कभी 3 साल के पहले तो आप उसको निकाल सकते हो वहाँ से पैसा। सिर्फ लॉस ये होगा कि आपका जब 3 साल के पहले विड्रॉल हो जाएगा तो उस पर जितना पैसा आप निकाल लोगे उस पर बाकी का इंटरेस्ट अब नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मान लो 1 लाख जमा किया और आपने 3 साल के लिए जमा किया और 1 साल में ही आपने 50,000 निकाल लिया, तो बाकी का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो रिमेनिंग 50,000 पे मिलेगा आपको बाकी के 2 साल के लिए। और ये 50,000 जो आपने निकाल लिया, इस पे 1 साल का जो इंटरेस्ट मिला होगा वही आपको मिला होगा, और बस ये आपके हाथ में आ गया, और बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है अब उस पर ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है फिक्स्ड और स्पेसिफिक चार्ज। तो फिक्स और स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? चार्ज के बारे में मैंने आपको बताया था। चार्ज का मतलब होता है जब हम लोग कोई लोन लेते हैं, हम यानी कि कंपनी जब कोई लोन कंपनी लेती है तो उसको बोलते हैं डेट। और इस डेट के अगेंस्ट में जब कोई सिक्योरिटी रखा जाता है, कोई चीज़ गिरवी रखा जाता है, जनरली एसेट कोई गिरवी रखा जाता है, तो उसको बोलते हैं चार्ज। यानी कि इस एसेट पे इस लोन का चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये चार्ज दो तरह का होता है, मैंने आपको बताया था। एक फिक्स चार्ज होता है, एक फ्लोटिंग चार्ज होता है। फिक्स चार्ज का मतलब है कि लोन के अगेंस्ट में किसी पर्टिकुलर एसेट का नाम हम लोग दे देते हैं कि ये एसेट मैं गिरवी रख रहा हूँ, तो वो फिक्स चार्ज हो गया। यानी मान लो 10 लाख का लोन लिया और बिल्डिंग को गिरवी रख दिया, तो बिल्डिंग के ऊपर फिक्स चार्ज हो गया। या मशीन को गिरवी रख दिया तो मशीन के ऊपर फिक्स चार्ज हो गया। जब स्पेसिफिकली हम असेट का नाम मेंशन कर देते हैं चार्ज पे, तो वो फिक्स चार्ज होता है। जब अगर लोन नहीं चुका पाएंगे तो जिस असेट पे फिक्स चार्ज होगा उस असेट को सेल किया जाएगा और वो लोन को चुकाया जाएगा, तो इसको बोलते हैं फिक्स चार्ज। और दूसरा एक चार्ज का टाइप होता है वो है फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज मैंने आपको बताया था कि जब स्पेसिफिक असेट का नाम नहीं देते हैं और जितने भी एसेट्स हैं उन सभी पे चार्ज मान लिया जाता है, तो उसको बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। वहाँ पे किसी स्पेसिफिक एसेट का चार्ज नहीं होता है, सभी एसेट्स पे चार्ज लग जाता है। और जब लोन कंपनी पे नहीं कर पाती है तो उस टाइम पे डिसाइड होता है कि किस एसेट को सेल किया जाएगा और लोन को पे ऑफ किया जाएगा।
तो इस तरह के चार्ज को बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज, जहाँ पे कोई स्पेसिफिक एसेट का नाम फिक्स्ड नहीं होता है और जहाँ स्पेसिफिक एसेट का नाम मेंशन कर दिया जाता है उसको बोलते हैं फिक्स्ड चार्ज। ठीक है, तो मैंने फ्लोटिंग और फिक्स्ड ये दोनों ही बता दिया आपको। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इसका नेक्स्ट टॉपिक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो गया, आपको मैंने बताया था चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सब एक तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। आपने चेक बुक सुना होगा, बैंक में हम लोग जमा करते हैं, किसी को पे करने के लिए चेक पे अमाउंट लिख करके उसको पे किया जाता है, तो उसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। इसके अलावा शेयर्स जो होते हैं वो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। डिबेंचर जो मैंने आपको बताया था वो भी एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। तो पैसे से रिलेटेड इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इन सभी को, चेक भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, शेयर भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, डिबेंचर भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। तो पैसे से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं मेनली उसी को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। आप चेक, शेयर्स, डिबेंचर्स ये तीन लिख करके रखो। ठीक है, अगला है फॉरेन करेंसी। ये तो बहुत बच्चे वाला है। फॉरेन करेंसी मतलब, इंडियन करेंसी क्या होता है? इंडियन करेंसी मतलब आप जो, हम लोग जो यूज़ करते हैं हमारे देश में करेंसी, रुपीज़, उसको बोलते हैं इंडियन करेंसी। और इसके अलावा जितनी भी करेंसीज हम लोग यूज़ करेंगे उस सबको बोलेंगे फॉरेन करेंसी। यानी इंडिया के बाहर के देशों का जो भी करेंसी है, इंडिया के अलावा अदर कंट्रीज़ का जो भी करेंसी है वो हमारे लिए फॉरेन करेंसी है। ठीक है, जैसे जैसे डॉलर, पाउंड, यूरो, जापान का हो गया तो येन, इस तरह से। ठीक है, तो ये भी हो गया फॉरेन करेंसी। अगला है फॉरफिटेड शेयर्स। फॉरफिटेड शेयर का मतलब हो गया, देखो कंपनी शेयर इशू करती है, मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि शेयर क्या होता है, कंपनी शेयर क्यों इशू करती है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। फॉरफिटेड शेयर का मतलब आप समझो, कंपनी जब शेयर इशू करती है तो एक प्राइस में शेयर इशू करती है। मान लो 10 रुपये में एक शेयर इशू किया कंपनी ने, तो कभी कभी क्या होता है, कंपनी एक बार में 10 रुपये आपसे नहीं मांगती, बोलती है अभी 2 रुपये दे दो एप्लीकेशन करते समय, 3 रुपये अलॉटमेंट पे दे देना, और बाकी का जो 5 रुपये बचेगा वो आप एक कॉल करेंगे तो उस समय दे देना। तो कंपनी ने मान लो 2 रुपये आपसे एप्लीकेशन पे ले लिया, 3 रुपये अलॉटमेंट पे ले लिया, 5 रुपये आपको देना है। तो 5 रुपये के लिए कॉल किया कंपनी ने और आपने पेमेंट नहीं किया, या पेमेंट आप नहीं कर पाए, आपके पास पैसा नहीं था, जो भी कारण हो, तो उस समय जब वो कंपनी को पैसा नहीं मिला कॉल करने पे, तो कंपनी के पास ये राइट रहता है कि वो आपको जो शेयर कंपनी ने अलॉट किया है वो शेयर कंपनी वापस ले सकती है। लेकिन मैंने तो सर 2 रुपये एप्लीकेशन पे दिया है, 3 रुपये अलॉटमेंट पे दिया है, तो कैसे कंपनी मेरा शेयर वापस ले लेगी? 5 रुपये तो मैंने दिया ही है, 10 रुपये देना था, तो 5 रुपये और मैं दे दूंगा बाद में। देखो, बाद में दे दोगे ये तो ठीक है, लेकिन आपसे जब कंपनी ने मांगा तब तो आपने दिया नहीं, और भले ही आपने 5 रुपये ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन कंपनी के पास ये राइट है कि जब वो आपसे मांगेगी पैसा और आप उसको नहीं दोगे तो वो शेयर आपका छीन लेगी। तो इसी शेयर छीनने को बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर, यानी कि शेयर को छीनना। और जब शेयर छिन जाता है तो उसको बोलते हैं फॉरफिटेड शेयर। तो जो हमने 5 रुपया दिया था उसका क्या होगा? वो कंपनी ने रख लिया, कंपनी का इनकम हो गया, कंपनी का प्रॉफिट हो गया। आपने पैसा नहीं दिया, आपकी गलती है। ये सिंपल फंडा है। तो कंपनी जब शेयर छीन लेती है कॉल मनी नहीं मिलने पे, उसको बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर, और शेयर छीन जाने पे वही हो जाता है फॉरफिटेड शेयर। ठीक है, अगला है फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व का मतलब क्या हुआ? मैंने आपको रिजर्व का मतलब बताया, कंपनी अपने प्रॉफिट से कुछ प्रॉफिट को अलग कर देती है फ्यूचर में यूज़ करने के लिए। कुछ फ्यूचर में काम पड़ गया अगर, तो उसके लिए कंपनी कुछ प्रॉफिट अलग करके रखती है, उसको बोलते हैं रिजर्व। और फ्री रिजर्व का मतलब होता है कि जो प्रॉफिट या रिजर्व कंपनी ने बनाया वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं बनाया है, बस ऐसे ही अलग कर दिया है, किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकती है कंपनी, ऐसा मान के उसने अलग कर दिया है। तो जब किसी भी काम के लिए कंपनी यूज़ करने वाली ऐसी इस तरह की रिजर्व बनाती है, या इस तरह से बोलूं कि जिस रिजर्व पे कोई स्पेसिफिक पर्पस अटैच नहीं होता है जिस रिजर्व से, उसको फ्री रिजर्व बोलते हैं। यानी इस तरह के रिजर्व को किसी भी पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। बोनस शेयर देने के लिए यूज़ किया जा सकता है, बाईबैक करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो किसी भी पर्पस के लिए जब किसी रिजर्व को यूज़ किया जाता है तो उस तरह के रिजर्व को बोलते हैं फ्री रिजर्व। इसका एक एग्जाम्पल है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी जो नॉर्मली जो हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं उसको फ्री रिजर्व ही मानते हैं। तो एक एग्जाम्पल ये बगल में लिख लो, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व। ठीक है,
तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट पेज, फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या है? A system of classification of expenses and revenues and the corresponding assets and liabilities to each function or activity rather than by reference to their nature. बिजनेस में होने वाले जितने भी फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस के हिसाब से जब हम लोग इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को बांट देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन। इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को आप दो तरीके से बांट सकते हो। एक तो नेचर के हिसाब से, डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट इनकम है कि इनडायरेक्ट इनकम है, फिक्स्ड एसेट है कि करंट एसेट है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। ये नेचर के हिसाब से हमने बांट दिया। लेकिन जब फंक्शन के हिसाब से बांटते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन। अब फंक्शन के हिसाब से क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, कंपनी में कुछ खर्चे होते हैं वो ऑपरेटिंग खर्चे होते हैं, यानी बिजनेस को चलाने वाले खर्चे, तो उनको हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसी तरह से बिजनेस, मेन बिजनेस से जो होने वाला इनकम है जिसको सेल बोलते हैं, आप मान लो किसी भी चीज़ का बिजनेस कर रहे हो तो जब उससे सेल होगा ना, तो वो सेल का जो इनकम आएगा आपके पास उसको बोल देंगे ऑपरेटिंग इनकम। तो बिजनेस चलाने से रिलेटेड जो भी इनकम और एक्सपेंसेस हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये एक तरह का फंक्शन है। ऑपरेटिंग इज अ फंक्शन ऑफ द बिजनेस। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो भी इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड ऑपरेटिंग इनकम। और इसी तरह से जैसे सेल्स से रिलेटेड अगर कोई इनकम एक्सपेंस होगा तो उसको हम लोग सेलिंग एक्सपेंसेस में डाल देंगे। सेल्स से रिलेटेड एक इनकम तो नहीं होगा, एक्सपेंस होगा, तो जो भी सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंस होगा उसको हम लोग सेलिंग एक्सपेंसेस बोलेंगे। तो ये सेलिंग, ऑपरेशन, ये कंपनी के फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शन के हिसाब से जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं एसेट लायबिलिटीज़ का, इनकम एक्सपेंस का, तो उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद है फंड। फंड का मतलब किसी तरह का भी रिजर्व और प्रोविजन कंपनी जो बनाती है तो उससे एक फंड इकट्ठा होता है। फंड मतलब पैसा। तो रिजर्व एंड प्रोविजन जो तैयार होता है वो एक फंड होता है, उसी को हम लोग फंड बोलते हैं। देखो लिखा हुआ है, एन अकाउंट यूजुअली ऑफ द नेचर ऑफ अ रिजर्व और प्रोविजन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्पेसिफिक ईयर मार्क्ड एसेट्स इज कॉल्ड फंड। यानी कि कोई भी रिजर्व और प्रोविजन जो किसी एसेट को रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग बोल देते हैं फंड। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, कंपनी को नई बिल्डिंग बनानी है, ठीक है। तो बिल्डिंग बनाने के लिए, बिल्डिंग के लिए पैसा अलग करेगी कंपनी, तो उसका नाम रख देगी बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड, ठीक है। कोई काम करने के लिए, जब स्पेसिफिक काम करने के लिए पैसा एक इकट्ठा किया जाता है, तो मान लो किसी एसेट से रिलेटेड कोई काम करना है, एसेट कोई नया बिल्ड करना है, मशीन खरीदना है, बिल्डिंग बनाना है, तो उसके रिलेटेड पैसा चाहिए ना। तो उस पैसे को जब हम लोग एक जगह करते हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए तो उसको हम लोग फंड बोलते हैं। बिल्डिंग से रिलेटेड है तो बिल्डिंग फंड, मशीनरी से रिलेटेड है तो मशीनरी फंड। समझ में आया? तो फंड का एक एग्जांपल दे दिया मैंने आपको। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। क्या है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, बताइए। बिजनेस में कितने तरह के फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन होते हैं? एक, दो या तीन? तीन। कौन कौन से? पहला तो है कंसिस्टेंसी, दूसरा है गोइंग कंसर्न और तीसरा है एक्रूवल। ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग, तो वो आप देख लेना। अगर भूल गए हो तो लास्ट जितने भी पुराने क्लासेस हैं कि कौन से क्लास में मैंने पढ़ाया था मुझे भी याद नहीं, तो आप ढूंढ करके वो पढ़ लेना। गेन, किसी तरह का मॉनेटरी बेनिफिट, प्रॉफिट, एडवांटेज किसी ट्रांजैक्शन से अगर होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन करने से कोई प्रॉफिट होता है, मॉनेटरी बेनिफिट होता है, एडवांटेज मिलता है, तो उसको बोलते हैं गेन। प्रॉफिट हुआ, कोई मॉनेटरी एडवांटेज मिला, यानी कि फ़ायदा हुआ किसी भी तरह से, उसको बोलें गेन, ठीक है। तो प्रॉफिट और गेन में क्या डिफरेंस है? आपके लिए अभी कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड गेन आर सिनोनिम्स, ठीक है, आप इतना समझो। जनरल रिजर्व जिसका मैंने नाम यूज़ किया था वो आ गया। यहाँ भी कोई स्पेसिफिक पर्पज़ नहीं होता है, जिस रिजर्व को बनाने में कोई स्पेसिफिक पर्पज़ रिलेटेड नहीं होता है उसको जनरल रिजर्व बोलते हैं। जनरल पर्पज़ यानी किसी भी पर्पज़ के लिए हम लोग
एक रिजर्व बना के रख देते हैं, हाँ भाई कुछ भी काम हो सकता है तो कुछ पैसा अलग कर दो, उसको बोलते हैं जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व ही फ्री रिजर्व होता है। जनरल रिजर्व एक टाइप का फ्री रिजर्व है, ठीक है। गोइंग कंसर्न एजम्पशन पढ़ चुके हैं। गुडविल बता चुका हूँ। गुडविल कंपनी का एक इनटेंजिबल एसेट होता है, यानी कंपनी का मार्केट में जो ब्रांड वैल्यू है, जो नाम है, इज्जत है, उसकी एक वैल्यू है, एक पहचान है, उसको बोलते हैं गुडविल। बहुत सारे एग्जांपल है। रिलायंस अपने आप में एक पहचान है। कोई अगर बोलेगा कि मैं रिलायंस कंपनी में काम करता हूँ तो उसकी एक इज्जत अलग होगी। कोई बोलेगा मैं राम दुलारी कंपनी में काम करता हूँ तो उसकी इज्जत अलग होगी। राम दुलारी कोई कंपनी आप जानते हो, नहीं जानते हो, ऐसे ही मैंने बोल दिया। तो रिलायंस का एक वैल्यू है मार्केट में, उसी तरह से टाटा का एक वैल्यू है, HUL कंपनी है, उसकी एक अपनी गुडविल है। तो यानी जितने भी ब्रांडेड कंपनीज होती हैं उनके ब्रांड का वैल्यू होता है, उसको बोलते हैं गुडविल। और ये कंपनी का एक इंटेंजिबल एसेट होता है। रेप्यूटेशन कंपनी का जो आप बोलते हो उसके भी वैल्यू होता है, ठीक है, पढ़ा ही चुका हूँ ऑलरेडी। ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट, ये क्या होता है? बहुत टेक्निकल और बहुत ही बेसिक टर्म है, आपको काम आने वाला है आगे, तो इसको ठीक से समझना। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है, मैं आपको फॉर्मूला समझाऊंगा, बट पहले समझते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट होता क्या है। सिंपल टर्म में अगर बात करूं तो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है सामान बेचने से जो हमें प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। यानी कि मैंने कोई सामान 100 रुपये में खरीदा, उसको 150 रुपये में बेचा, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 50 रुपया। दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये 100 रुपये में खरीद के 50 रुपये में बेचा, 150 में बेचा, तो 50 का प्रॉफिट हुआ। तो ये तो एक यूनिट पे हुआ 50 रुपये का प्रॉफिट। लेकिन बिजनेस तो एक यूनिट का करते नहीं है। मान लो आपने 100 रुपये करके 1000 यूनिट खरीदा, तो आपने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा। अब इन 1 लाख यूनिट को आपने खरीदा और 1 लाख यूनिट को आपने बेचा, तो 1 लाख यूनिट तो आप अकेले खरीद के ला नहीं पाओगे। आपको उस पर लेबर लगेगा, लेबर आपका खरीद करके लाएगा, और ट्रांसपोर्ट करके लाओगे तो उसका भाड़ा लगेगा, तो ये सारा खर्चा भी जुड़ेगा। तो वो सब मिला के मान लो आपका खर्चा एक यूनिट का मैंने आपको बताया 100 रुपया। तो वो 100 रुपया, और जब आपने उसको सेल किया तो सेलिंग का भी कुछ खर्चा लगा, वो सब मिला के आपने वो 100 रुपया, मान लो टोटल 100 रुपया कॉस्ट हुआ, और आपने 150 में बेचा तो वो 50 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ। दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसको फॉर्मूला से कैसे निकाला जाता है, ये देखो। फॉर्मूला होता है कि सेल्स माइनस COGS। COGS क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप लिख लो, COGS का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने शॉर्ट में लिखा, आप पूरा लिख सकते हो। तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब हम लोग करते हैं तो हमारा आता है ग्रॉस प्रॉफिट। GP लिख रहा हूं मैं, आप फुल फॉर्म लिख लेना। तो ये है ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला। यानी कि मैंने क्या एग्जांपल दिया था, 150 रुपया मेरा सेल्स हो गया, COGS हो गया मेरा 100 रुपया, तो मेरा GP आ गया 50 रुपीज़, ठीक है। 150 में बेचा, 100 में खरीदा, तो 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे जब आगे सम्स बनाएंगे तब। अभी इतना समझो कि जो प्रॉफिट होता है उसी को हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद एक नेट प्रॉफिट भी आता है, वो भी इसमें होगा आई थिंक। अभी तो हम लोग जी पे, जब एन पे पहुंचेंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा, लेकिन अभी मैं आपको नेट प्रॉफिट बता देता हूँ। ये आपने लिख लिया 150 माइनस 100, इसको लिख लो, मैं मिटाऊंगा अभी। तो मिटाते हैं इसको। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया ना, सेल्स माइनस GP, इसमें से हम लोग इतना करेंगे तो आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से हम लोग माइनस करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और प्लस करते हैं
इनडायरेक्ट इनकम, इनकम मैं ऐसे IN से लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, आपने जहाँ पे लिखा ना सेल्स माइनस गुड्स ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, उसके ऊपर या नीचे यहाँ पे लिख लो या यहाँ पे लिख लो कहीं भी, सॉरी यहाँ पे लिख लो या यहाँ पे लिख लो कहीं भी, ये वाला फॉर्मूला, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इनडायरेक्ट इनकम इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस किया जाता है और इनडायरेक्ट इनकम को ऐड कर लिया जाता है, तो आता है हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, लिख लिया आपने, चलो मिटाते हैं, अब समझाते हैं आपको नेट प्रॉफिट होता क्या है। देखिए, इसको भी मिटा देते हैं। अभी आपका GP से स्टार्ट करते हैं। आपका 50 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट आया। ठीक है, अब ये 50 रुपये का जो आपने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया एक यूनिट पे, तो आप तो ऐसे बिना ऐसे रोड पे खड़े होकर तो बिजनेस करोगे नहीं। आपका ऑफिस होगा, ऑफिस में आपको इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा, रेंट का खर्चा होगा, सैलरी का खर्चा होगा, तो ये सारा खर्चा करोगे तभी तो बिज़नेस चलेगा ना। तो जो ये तो 50 रुपये आपने कमाया, लेकिन आपको रेंट भी देना है, सैलरी भी देना है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी देना है, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं आपके बिज़नेस में। तो जब ये सारा खर्चा हम लोग माइनस कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर से, तो वो निकल के आ जाता है हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो मान लो सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी ये सब मिला के जितने भी खर्चे होते हैं, मान लो ये आपका खर्चा आया 15 रुपये का। ठीक है, तो हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा 35, यानी कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 50 और नेट प्रॉफिट हो गया 35। आपको समझ में आया? तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो हम लोग माइनस करते हैं ना, सैलरी, रेंट और क्या बोला था मैंने, इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, ये सारे जो भी खर्चे हैं और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो वो सारा खर्चा हम लोग माइनस कर देते हैं। और एक इनडायरेक्ट इनकम भी मैंने आपको ऐड कराया था। तो मान लो इनडायरेक्ट इनकम वो क्या होता है, सैलरी, रेंट वगैरह तो खर्चा होता ही है, उसके अलावा ये 15 रुपये माइनस कर दिया, उसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट इनकम भी होता है। सेल्स से जो आपने इनकम किया वो तो हुआ ही आपको, लेकिन मान लो आपने किसी को लोन दिया है, आपके बिजनेस ने किसी कंपनी को लोन दिया है, वहाँ से आप इंटरेस्ट कमा रहे हो, वो इंटरेस्ट आपका मेन बिजनेस का तो पार्ट नहीं है। आपने सामान खरीद बेच करने का आपने बिजनेस किया है, किसी भी सामान का बिजनेस कर रहे हो आप अपने मन में, आपको जो फेवरेट लगता है आप मान लो, तो उस सामान को बेच के आपको 50 रुपये का इनकम हुआ। लेकिन आपने जो किसी को लोन दिया है, वहाँ से जो इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो क्या आपका मेन इनकम है? नहीं, वो आपका साइड इनकम है। मेन आपका इनकम है जो आप सेल करके ला रहे हो, तो वो हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट का पार्ट। लेकिन ये जो आप साइड इनकम आपका आ रहा है, ये नेट प्रॉफिट का पार्ट है। तो इसको हम लोग 15 रुपीज़ में वो इंटरेस्ट को जोड़ेंगे, और इंटरेस्ट है मान लो, इंटरेस्ट है मान लो से 5 रुपया। ठीक है, तो 5 रुपया, 50 रुपीज़ माइनस 15 प्लस 5, तो कितना आ जाएगा 40 रुपीज़। तो हमारा ये हो गया नेट प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और भी क्लीनिंग चार्जेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, बहुत सारे खर्चे होते हैं, ये सारा माइनस किया, और उसमें हमारा एक इंटरेस्ट का इनकम हुआ। किसी को लोन दिया था हमने, उसके वहाँ से इंटरेस्ट का इनकम हुआ, या कहीं पे हमने इन्वेस्टमेंट किया था, वहाँ से कुछ इंटरेस्ट मिला, एक ही बात है। तो वो जितना भी इनडायरेक्ट इनकम हुआ हमको, उसमें हम लोग ऐड कर लेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ हमने समझ लिया ग्रॉस प्रॉफिट के साथ ही नेट प्रॉफिट को भी। तो इसी के साथ ये क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले क्लास में। अभिषेक कुमार मिश्रा साइनिंग ऑफ।